Hello everyone, I'm your biology educator Biochart. Please do like and subscribe my channel. प्रीवियस चैप्टर जो हमने पूरा डिटेल स्टडी किया था वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उस चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया था कि कैसा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कि कैस कब क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, कौन से ऑर्गेनेली होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, सब कुछ। अब हम जो इस चैप्टर में जो एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। इस चैप्टर में हमने जो सेल थ्योरी पढ़ी थी जिसमें रुडोल्फ वर्क्यू ने कहा था कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो उसके जो प्रोसेस होता है कि कैसे पिछले सेल से एक अगला सेल अराइज हो रहा है, तो उसका पूरा डिटेल स्टडी हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेल के। जब आप क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कुछ क्राइटेरिया डिफाइंड होंगे कि कैसे आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ ग्रोथ होती है, किसी भी चीज़ की ग्रोथ होती है और वो रिप्रोडक्शन करता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की। लेकिन हम इन दो चीज़ों को डिफाइनिंग फीचर के तौर पे नहीं लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनली कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसके बारे में अभी हम उतना डिटेल में नहीं पढ़े, लेकिन जब हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो हम कह सकते हैं ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल है। मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको डिफाइन करना है, उसके अंदर की कोई चीज़ देखनी है कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करें, तो आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक उसका कैरेक्टर मान करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रू है। बाकी कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, जैसे कि इनफर्टाइल कपल होते हैं तो वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो एक अलग। म्यूल हुआ तो वो स्टेराइल होता है। तो इस कुछ चीज़ों को छोड़ करके सम एक्सेप्शन को, तो ये हम कह सकते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है सेल की। ग्रोथ में जैसे एक सेल होता है, उसका ग्रोथ हुई, उसके साइटोप्लाज्म की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, उसका जो न्यूक्लियस हुआ ये ग्रोथ हो करके फिर वो दो सेल में डिवाइड कर लेते हैं, एक सेल ये और एक सेल ये। तो ये जो इसका न्यूक्लियस है वो भी ग्रोथ होकर के डबल हो गया, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डबल हो गया, फिर वो आपस में दोनों दो सेल में डिवाइड करके फिर ये जो न्यू सेल है वो आने वाली ये ऐसा रहेगा, ये सब मान लो ये ग्रोथ हुई, फिर ये जा करके ये सेल है ये ग्रो करके ऐसा बना, फिर ये दो सेल में डिवाइड हो गया। तो ये चीज़ पूरा एक प्रोसेस चलता रहता है। जो ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो चैप्टर पढ़ता है, जो हमारे बॉडी का सेल डिवीजन होता है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है। तो जैसे ग्रोथ जो होती है वो अप टू अ लिमिट होती है, लेकिन जो डिवीजन होता है वो थ्रू आउट द लाइफ ऐसे होता है जैसे हमारी बॉडी में कुछ सेल का लॉस हो गया, हमें इंजरी हो गई, तो क्या उसमें सेल जो आसपास के जैसे स्किन के सेल हुए तो वो डिवाइड करके फिर वो जो इंजरी होती है उसको भरते हैं और एक नई लेयर ऑफ द स्किन वहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो वो कहते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ सेल साइकिल और सेल डिवीजन होते रहता है। तो सेल जो होता है उसमें ग्रोथ हुई, उसका वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ गया और वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म भी बढ़ गया। लेकिन जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो एक साथ लीनियरली नहीं वेरी करता कि जितना न्यूक्लियस बढ़ा उतना साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस बढ़ा तो साइटोप्लाज्म उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब ये डिक्रीज होता है तो अपने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रीगेन करने के लिए सेल जो होता है वो डिवीजन करता है, और जब दो सेल में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से तो फिर यहाँ पे वो अपने न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक को रीगेन कर लेता है। टू रीस्टोर द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो सेल डिवीजन अकर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेल डिवीजन का जो रेशियो होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, तो वो सेल जब ग्रोथ करती है तो वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तो वो डिक्रीज होता है। न्यूक्लियस रेशियो साइटोप्लाज्म का रेशियो सेल की ग्रोथ होने पे डिक्रीज होता है। इस डिक्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी को रीगेन करने के लिए जो हमारा ग्रोथ वाला सेल होता है वो सेल डिवीजन परफॉर्म करता है। ऑल द प्रोसेस सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस इन द कोऑर्डिनेटेड वे। मतलब ये साथ एक ये चीज़ें जब हम आगे पढ़ेंगे तो कई फेजेस आते हैं, G1 S G2, तो वो एक कोऑर्डिनेशन में होता है। फिर M फेज आता है, उसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, फिर जाकर के दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में होगा कि कब सेल की कितनी ग्रोथ होनी है, फिर सेल का डीएनए डुप्लीकेट होना है, फिर कैसे फिर उसके बाद और भी सारे ऑर्गेनेली का डुप्लीकेट करना है, फिर दो सेल में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये प्रोसेस अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, इसलिए होता है
करेक्ट डिवीजन प्लस प्रोजनी सेल कंटेन इंटैक्ट जीनोम। इंटैक्ट जीनोम मीन्स होता है कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम। ऐसा नहीं हो कि अगर ये सेल है हमारा न्यूक्लियस है जिसमें वो डीएनए मटेरियल हमारा डबल हुआ, ऐसा ना हो कि 3/4 पार्ट जो होता है वो एक सेल में चला जाए और 1/4 पार्ट एक सेल में चला जाए। तो इस तरीके से नहीं, एक सेट मतलब आधा सेट एक सेल के पास जाए, हाफ सेट इसमें और हाफ सेट इसमें, मतलब जो हमारा डुप्लीकेट हुआ है, मतलब अगर यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 2 सेट ऑफ डीएनए है तो एक सेट इसमें जाए एक सेट इसमें जाए और दोनों का सेट कॉपी हो, तो वो कहता है तो कोऑर्डिनेटेड वे में ये होता है कि इंश्योर करे करेक्ट डिवीजन हो, दोनों में इक्वली सारे ऑर्गेनली डिवाइडेड हो, हमारा डीएनए डिवाइडेड हो और इंटैक्ट जीनोम, जीनोम मतलब इक्वल अमाउंट में दोनों को पास क्रोमोसोम का सेट जाए। तो अब सेल साइकिल होती क्या है? सेल जो होता है वो एक पीरियड ऑफ ग्रोथ में जाता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज दो मतलब ग्रोथ हुई, इंटरफेज या रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज कहने का मेन मोटिव ये होता है क्योंकि इस फेज में कोई सेल डिवीजन होता नहीं, बस ग्रोथ होती है, तो हम कह सकते हैं सेल अभी रेस्ट में, सेल अभी कोई वर्क कर नहीं रहा है। तो ये हो गया रेस्टिंग फेज। और प्रिपरेटरी फेज क्योंकि वो सेल डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। कोई भी चीज़ हम करने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं, रेस्ट करते हैं, अपने आप बॉडी को काम करते हैं, प्रिपेयर होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर उसके बाद आता है डिवीजन का फेज जिसे हम एम फेज कहते हैं, जो हमारा इंटरफेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है। इनको हम 3 नामों से जानते हैं। आपको ये तीनों कह सकता है कि इंटरफेज, रेस्टिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, ये तीनों एक ही फेज के नाम है या अलग अलग, तो आपको याद होना चाहिए कि ये तीनों एक ही फेज के नाम है। और ये 95% ऑफ द ड्यूरेशन आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है वो होता है इंटरफेज, रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज। तो ये जो ग्रोथ का टाइम होता है ये सबसे ज़्यादा, जाहिर सी बात है किसी चीज़ को करने से पहले आपको अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की जैसे ज़रूरत होती है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है किसी चीज़ को करें। जैसे अब अगर आप नीट की प्रिपरेशन में आते हो तो उसको जो एक जर्नी होती है, रिजल्ट तो एट द एंड आपको एक ही दिन डिफाइन करता, पेपर हुआ अच्छा हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो 1 साल की जर्नी होती है जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो उसी तरीके से जो इंटरफेज होता है वो 95% ड्यूरेशन सेल साइकिल का किए रहता है। और ये 2 सक्सेसिव एम फेज का, देखो अब 2 सक्सेसिव एम फेज का मतलब क्या है, जैसे कि ये एक सेल है वो ग्रोथ किया और 2 में डिवाइड हुआ, एम फेज हो गया। फिर ये ग्रो किया, एक सेल बना और फिर ये डिवाइड हो गया, तो एक एम फेज दूसरे एम फेज के बीच की जो ग्रोथ होती है उसे कहते हैं हम इंटरफेज। तो एक फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, एक यहाँ एम फेज और एक यहाँ एम फेज, और इसके बीच का जो ये फेज है उसे हम कहेंगे इंटरफेज। और एम फेज जो होता है वो बहुत मतलब जब ग्रोथ हो 95% टाइम, 5% टाइम सेल डिवीजन का जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस जो हमारे ऑर्गेनली मतलब पूरे सेल का डिवीजन हो जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5% होता है। तो कहा जाता है एक्चुअल में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस जो होता है वो रेस्टिंग फेज होता है, इंटरफेज जो होता है वो होता है। बाकी जो हमारा मेन काम जो होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। जैसे अगर हमारी प्रिपरेशन बहुत टाइम टेकिंग हुई तो हमारा जो एग्जाम पेपर सॉल्व करने की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत जल्दी हमारा पेपर हो जाता है। तो वही एम फेज और इंटरफेज का ये हुआ। सेल साइकिल, सेल साइकिल में हमने पढ़ा 2 फेज होते हैं, इंटरफेज होते हैं प्लस एम फेज होते हैं। जो इंटरफेज होता है वो 95% टाइम टेकिंग होता है, मोर देन 95%। तो अब ये इंटरफेज भी, जैसे अब एक इंटरफेज का हमने नाम दे दिया, इसमें भी कई पार्ट होते हैं, कई फेज होते हैं। तो इसके जो 3 फेज होते हैं वो G1 S G2, उसके बाद एम आता है। तो आपको ये जो ये होता है G1 S G2 फिर एम, ये आपको सीक्वेंस लर्न होने चाहिए। इससे भी आपको मतलब ऑर्डर में आ जाता है। अगर आपको एमसीक्यू बना के एक दे दे कि अरे तो आपको एस फेज यहाँ कर सकता है, तो आपको याद है पहले G1 आता है, फिर एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर एम फेज आता है। तो इंटरफेज के 3 फेज होते हैं, G1 S और G2। और जो एस फेज होता है इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का डबल कह सकते हैं, डबल होता है। जो ये जो इंटरफेज होता है इसमें सेल ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ होती है इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। जो हमारा ये अगर सेल है, अगर इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो हमारा सेल भी बढ़ेगा, तो उसे ही हम कह देते हैं सेल की ग्रोथ हो रही है। तो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज
और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि जीवन फेज में हो गया तो एस में नहीं होगा, सारे प्रोसेस में सेल की ग्रोथ होती रहेगी। आपको एक पर्टिकुलर फेज के बारे में जब हम आगे बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन फेज में क्या वर्क होता है, एस फेज में क्या वर्क होता है, G2 फेज में क्या होता है। लेकिन इन तीनों में जो कॉमन वर्क होता है वो होता है साइटोप्लाज्म की इंक्रीज। जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो हमेशा इंक्रीज होते रहेगा। तो इंटरफेज में हमने पढ़ लिया कि इसके 3 सब फेजेस होते हैं, G1, S और G2, जो कि तीनों मिला करके 95% टाइम हमारा ले लेते हैं एक सेल डिवीजन में। उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज में जो होता है वो 2 पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। मीन्स पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन में जब हम करते हैं तो उसके फर्दर कई स्टेप्स होते हैं। वो होता प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज इवेंट से होकर के गुजरता है। यही वो इवेंट है कि कैरियोकाइनेसिस जो होता है कॉम्प्लेक्स सीरीज इवेंट्स उसमें फॉलो होते हैं, और वो होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जब हम अभी इस वीडियो में तो अभी हम उतना ही कवर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एम फेज, जिसमें हम माइटोसिस फेज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो हम इन चारों फेज के बारे में आपको एकदम ब्राइटली सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि प्रो फेज में क्या होता है, कैसे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, कैसे वो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, मेटा फेज में कैसे मेटाफेजिक प्लेट्स बनती है, और फिर एना फेज में कैसे इक्वेशनल डिवीजन होता है, और फिर उसके बाद टीलो फेज में कैसे हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्रोमैटिड में कन्वर्ट होकर के रह जाता है, और फिर साइटोकाइनेसिस में कैसे सेल का 2 सेल में बढ़ जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि एक बहुत अच्छे से हम आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। और साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट प्रोसेस से होता है, जो कि हम जब एम फेज पढ़ेंगे पूरा तो उसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो सेल साइकिल कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच सेल डुप्लीकेट इस जीनोम, जो कि एस फेज में होता है। एक इसी एस फेज में कहते नहीं है, एक डिफिनिट फेज में जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है वो एस फेज में होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरफेज में किस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो एस फेज में। एस फेज सिंथेटिक फेज कह सकते हैं, सिंथेटिक फेज। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच सेल डुप्लीकेट्स इस जीनोम, एस फेज, सिंथेसिस फेज, other constitute of cell synthesis, other constitute of cell G1, S and G2, and eventually divided into 2 daughter cell M phase। सेल साइकिल में होता है जिसमें हम कई इवेंट पढ़ते हैं, जिसमें S फेज में जो होता है हमारा डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, फिर M फेज में हमारा 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ये जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल, हम कह सकते हैं कि हमारा जो मसल्स की सेल हो गई और जो हमारी बोन्स की सेल है वो दोनों डिफरेंट टाइप पे टाइम स्लॉट में डिवीजन होती है, मतलब डिफरेंट टाइम टेक इन होता है उनका सेल डिवीजन का। तो और ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होती है। जेनेटिक कंट्रोल होती मतलब ये होता है कि जब हमारी जीन, जो हमारा डीएनए होता है, उस डीएनए में कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, और कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस करके हम इस सेल डिवीजन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अगर वो एंजाइम और वो बनेंगे ही नहीं तो हमारे ये सेल का जो जैसे डीएनए पॉलीमरेज, अगर वो एंजाइम हमारा बना ही नहीं, जो हमारे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए पे है, तो हम फिर डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे ही नहीं, तो फिर ये आगे प्रोसेस होगा नहीं। तो ये एक जेनेटिक कंट्रोल प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं टाइम वेरिएशन कैसे ऑर्गेनिज टू ऑर्गेनिज, सेल टू सेल कैसे होता है। तो जो 24 आवर्स ह्यूमंस का होता है जिसमें से 95% 23 आवर्स जो होता है वो इंटरफेज होता है और 1 आवर जो होता है एम फेज होता है। डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। अगर आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमन जो सेल होता है, ह्यूमन का जो सेल होता है वो ओवरऑल जो होता है एक्चुअल टाइमिंग फॉर द डिवीजन ऑफ सेल इज ओनली 1 आवर, बट द टोटल टाइम टेकिंग फॉर द डिवीजन इज 24 आवर्स, 23 आवर्स फॉर इंटरफेज एंड 1 आवर्स फॉर द एक्चुअल डिवीजन विच इज एम फेज। और ये जेनेटिक कंट्रोल होता है। तभी तो ये कहते हैं कि अगर हमारे सेल में जो ऑन्कोजेनिक जीन अगर एक्टिव होती है तो हमारा सेल जो होता है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है और वो इन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। तो हमारा बहुत ज़्यादा ट्यूमर सेल के फॉर्मेशन होने लगते हैं और बहुत खतरनाक होता है। कैंसर तो सबको पता है। जीवन फेज, अब जितने फेज हमने इंटरफेज में जीवन एस इंटरफेज में जो हमने पढ़ा G1, S और G2, अब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। जीवन फेज,
जीवन फेज मतलब ग्रोथ फेज उसको कह सकते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। आपको पूछ सकता है कि इंटर फेज में जो 95% मोर देन 95% टाइम होता है, अगर आप इन तीनों में देखा जाए जीवन, एस और G2 में, तो सबसे ज्यादा टाइम किसके में होगा? तो वो जीवन में होगा। जीवन सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। डिसीजन फॉर सेल डिवीजन, डिसीजन फॉर सेल डिवीजन मतलब अगर ये सेल है तो अगर वो इसको सेल डिवीजन में जाना है तो जीवन फेज में ही ये होगा कि ये आगे डिवीजन करने जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज होगा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और भी जो ऑर्गेनेली होते हैं वो डुप्लीकेशन इसी फेज में होते हैं। तो अगर ये फेज में ये कोई प्रोसेस नहीं हुआ तो ये लगेगा कि हाँ अभी इस सेल को डिवीजन में नहीं जाना है। तो इसलिए कहते हैं ये डिसीजन फॉर द सेल डिवीजन, यही अगर इस सेल में हमारे ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होना शुरू हो गए और हमारे डीएनए पॉलीमरेज और बहुत सारे एंजाइम जो डीएनए डुप्लीकेशन में हेल्प करते हैं, अगर वो उनके फॉर्मेशन होने लगे तो हम कहेंगे कि हाँ अब ये आगे सेल डिवीजन में जाएगा। ये मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं, ये जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक होते हैं, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, ये पूरा रिएक्शन इस सेल में चलती रहती है। ये रिस्पिरेशन भी करता है। जो जीवन का जो सेल होता है, जो सेल है जीवन फेज में, वो तो सारे वर्क करता है। ग्रो कंटिन्यूअसली, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी इंक्रीज करता है और मैक्सिमम ग्रोथ करता है। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म इसकी मैक्सिमम, क्योंकि ये मोस्ट एक्टिव स्टेज होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन होता है जिससे सेल की ग्रोथ होती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेट, ये जो लाइन है आपको, ये आपको एनसीईआरटी की समरी में मिलेगी कि किस फेज में सबसे ज्यादा ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होते हैं, तो वो जीवन का फेज होता है मोस्ट। अगर आपसे यहाँ मोस्ट की जगह ऑल ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेट इन द जीवन फेज तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा और क्या बोलते हैं गोल्गी बॉडी हो गया, ये जो ऑर्गेनेली होते हैं वो G2 फेज में डुप्लीकेट होते हैं। ये तो इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली। नो डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक और एक फेज में होता है जो कि एस फेज में होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन, ये चीज़ अभी यहाँ पे कर दी, दो बार हो गए। न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए पॉलीमरेज, एटीपी सिंथेसिस, सब कुछ इसमें होता है। जैसे अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इस फेज में बन गया, फिर वो जा करके एस फेज में एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ करके पूरा डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बनते यहाँ पे हैं उसके यूनिट्स, लेकिन डुप्लीकेट होते हैं, मतलब एक साथ अलाइन होकर के जो डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है वो एस फेज में होता है। इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कुछ प्रोटीन जैसे हिस्टोन प्रोटीन हो गया वो एस फेज में बनती है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है G2 फेज में बनती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन को एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन नहीं दिया, लेकिन इसमें लिखा कि जो प्रोटीन सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं वो प्रोटीन जो होती है वो G2 फेज में फॉर्म होती है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन ही जो होती है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर ही हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं वो प्रोटीन हो गई ट्यूबुलिन प्रोटीन, और वो G2 फेज में होती है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो जीवन फेज में हो गया कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, डिसीजन फॉर द सेल डिवीजन होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रो कॉन्टिन्यूअसली, मैक्सिमम ग्रोथ उसमें होती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होते हैं, नो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मोस्ट न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए पॉलीमरेज, एटीपी, आरएनए पॉलीमरेज, सारे एंजाइम का प्रोटीन का सिंथेसिस इसमें होता है, कुछ एक्सेप्ट हिस्टोन और ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज की। जैसे जीवन के बाद एस आता है, फिर G2 आएगा, फिर M आएगा, तो अब बारी है एस फेज की। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम यहाँ जो ये सेल साइकिल, सेल डिवीजन, हम टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जैसे मतलब अब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो उसमें माइटोसिस नहीं होता है, माइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता, तो वो एक अलग प्रोसेस है, वो जब हम आगे फर्दर वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये डीएनए रिप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये सेल है, इसके अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन हो गया, और हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो गया, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन आगे कंडेंसेशन करने में इसका काम आएगी। क्रोमैटिन डुप्लीकेट हो गई, जाहिर सी बात है डीएनए को ही हम आगे जब वो फर्दर कंडेंस होती है तो क्रोमैटिन कहते हैं, और कंडेंस होती है क्रोमोसोम्स का फॉर्म ले लेती है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेंट्रियोल होता है, जो अगर बहुत ध्यान से जिन्होंने सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ लिया होगा तो उन्हें पता होगा कि सेंट्रियोल जो होता है एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो अब जो सेंट्रियोल होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसका डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो डीएनए का जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा तो वो तो न्यूक्लियस में होगा, तो उसका रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का होता है।
इन द एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए डबल बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। इस पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अब देखो, जैसे ये हमारा सेल है, इसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे, तो एस फेज के बाद, अब ये एस फेज के बाद भी इसके पास 46 क्रोमोसोम होंगे, बट जो डीएनए का अमाउंट हो जाएगा वो 2C हो जाएगा। अगर यहाँ पे C था, ये तो क्रोमोसोम, अगर यहाँ पे C था तो वो 2C हो जाएगा। लेकिन जो क्रोमोसोम, जैसे ये पहले ये क्रोमोसोम्स था, अब ये क्रोमोसोम्स एक ही रहेगा, लेकिन इसमें 2 क्रोमैटिड हो जाएंगी, जो कि बाद में ऐसे ऐसे बन जाती हैं, जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो एक क्रोमोसोम्स का ही रहता है। तो इसमें डीएनए डबल हो जाते हैं बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम होते हैं। तो अगर कहता है कि अगर हमारे बॉडी के सेल में, अगर एक ह्यूमन का सेल, अगर उसके पास 46 क्रोमोसोम्स है, तो एस फेज के बाद उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो तब भी उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन अगर उसे कह दिया कि अगर हमारे पास 2C डीएनए हुआ तो एस फेज के बाद 4C डीएनए हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। अब हम लास्ट फेज की बात करते हैं, वो है G2 फेज। G2 फेज, G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया और इंटरफेज कंप्लीट हो गया। G2 फेज में जो होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी डुप्लीकेट होते हैं। क्योंकि हमने G1 फेज में पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होते हैं G1 फेज में। G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि माइटोसिस होता है, जो डीएनए मतलब एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, तो उसके प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, हम कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर, वो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, वो उसका सिंथेसिस जो होता है वो G2 फेज में होता है। और सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है। सेल ग्रोथ G1 में भी होती है, एस फेज में होती है और G2 फेज में भी होती है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इंटरफेज तो कंप्लीट हो गया कि G1 S G2। G1 फेज सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। एस फेज जो होता है सिंथेसिस फेज होता है, क्योंकि इसमें डीएनए डबल होता है। और G2 फेज में भी कुछ ऑर्गेनेली का डुप्लीकेट होता है, कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और सेल की ग्रोथ इसमें भी होती है। G1 और S G2, जैसे अब ये G1 हो गया, जैसे हम बताते हैं, ये हो गया G1 फेज, ये हो गया S फेज, ये हो गया G2 फेज और ये हो गया M फेज। ठीक है, M फेज में भी ये कैरियोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस, ये हो गया। अब G1 फेज में एक और फेज होता है जिसे हम कहते हैं G0 फेज, क्वोशिएंट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। सम सेल एग्जिस्ट G1 फेज, मतलब कुछ सेल ऐसे होते हैं जो जीवन से निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, तो वो सेल कहलाते हैं G0 फेज, जिसे हम इनएक्टिव स्टेज भी कह सकते हैं या क्वोशिएंट स्टेज भी कह सकते हैं। ये जो सेल होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। अगर आपसे ये कह दे कि अगर कोई जो सेल है जो जीवन से एग्जिट हो गया है, तो क्या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, क्या वो सारे अपने अंदर के जो केमिकल रिएक्शन को वो परफॉर्म करते रहेगा, तो वो सब कुछ करता है, बस उसमें डीएनए मतलब सेल डिवीजन नहीं होता है। वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, उसमें एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस होते रहेगा, उसके अंदर एंजाइम भी फॉर्मेशन होते रहेंगे, बस उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। तो सम सेल एग्जिस्ट जीवन, मतलब जीवन से वो निकल जाते हैं, जिसे हम G0 क्वोशिएंट और इनएक्टिव स्टेज भी कह सकते हैं। तो वो कहाँ से एग्जिट होते हैं? जीवन से। ये भी याद करना है। मेटाबॉलिक एक्टिव बट डू नॉट शो डिवीजन, उसमें डिवीजन नहीं होता, जिसमें हार्ट सेल और नर्व सेल आते हैं। हार्ट सेल और नर्व सेल जो होते हैं वो G0 स्टेज में होते हैं। जब हमारा हार्ट के कुछ सेल डैमेज हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, तो वो जो G0 के जो सेल होते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं, मतलब इनएक्टिव इन द सेल डिवीजन होते हैं, वो दोबारा G1 साइकिल में एंट्री कर लेते हैं। एग्जिट किए तब वो एंट्री कर करके फिर वो सेल डिवीजन में आ जाते हैं और फिर वहाँ पे जो डैमेज सेल होते हैं उनका फॉर्मेशन कर देते हैं। तो स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब कुछ स्पेशल तरीके की, जब ज़रूरत होगी तो वो काम में आ जाएंगे और नहीं होगी तो वो बाहर रहेंगे, लेकिन एक्टिव रहेंगे, लिविंग रहेंगे। डू नॉट प्रोलिफरेटेड, मतलब उसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। अनलेस कॉल ऑन टू डू, जब तक उन्हें कहा नहीं जाएगा कि हाँ हमें चोट लग गई है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम फिर से और हमारे लिए एक सेल का फॉर्मेशन कर दो, ताकि हमारा जो इंजरी में जो डैमेज सेल की प्लेसेस है वो फिर से फुलफिल हो जाए। सो सेल इंजरी, सेल डेथ, जब सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट होती है, तो ये G0 सेल ही जो होते हैं, जो कि एक परमानेंट सेल में कन्वर्ट हुए रहते हैं, वही दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और फिर सेकेंडरी ग्रोथ करवाने लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि G0 फेज जो होती है वो एग्जिट कहाँ से होती है? जीवन से। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। अगर कोई कह दे G0 फेज जो होती है वो तो सेल डिवीजन में, तो क्या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी? जब उसकी ज़रूरत होगी तो वो सेल डिवीजन में आ जाएगी, जब कहा जाएगा उसे करने को। तो एक स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड होते हैं, क्योंकि जब स्पेशल है, जब कहोगे तो आ जाएंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो चले जाएंगे। तो ये G0 हो गया। इसके बाद जो हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा M फेज। M फेज पे हम थोड़ी सी बता देते हैं, ये बहुत ज़्यादा
मतलब डिफरेंट कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है और बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी मतलब एक्यूरेसी इस पे बहुत होनी चाहिए इस एम फेज़ में। होता क्या है कि इसमें हम एक्चुअल में जो सेल का डीएनए होता है वो डिवाइड होगा, जो एम फेज़ होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। और अगर हमारा डीएनए सही नहीं डिवाइड होता या हमारे ऑर्गेनेली सही नहीं डिवाइड होंगे तो वो सेल जो होगा वो सेल सही नहीं होगा। किसी में अगर डबल क्रोमोसोम, अनियोप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी ये जब आप पढ़ेंगे आगे जा करके, तो अगर एन्यूप्लाइडी मतलब अगर एक क्रोमोसोम का सेट एक्स्ट्रा एक सेल में चला जाता है तो वो बहुत सारे डिसीज़ का फॉर्मेशन कर देता है, बहुत सारे सिंड्रोम फॉर्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, तो जो कि हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे।